आज के लेक्चर में चैप्टर 3 डिज़ाइन ऑफ स्क्रू एंड बोल्ट्स, इसमें हम टॉपिक ले रहे हैं एफिशिएंसी ऑफ स्क्वायर थ्रेडेड स्क्रू। स्क्वायर थ्रेडेड स्क्रू की एफिशिएंसी, दक्षता के पर ना एफिशिएंसी ऑफ स्क्वायर थ्रेडेड स्क्रू। स्क्वायर थ्रेडेड स्क्रू जो हैं उनकी एफिशिएंसी क्या होती है? ना इट इज़ द रेशियो बिटवीन द आइडियल एफोर्ट, the effort required to move the load neglecting friction, to the actual effort, the effort required to move the load taking friction into account। ये एक रेशियो है। दक्षता क्या है? रेशियो है आइडियल एफोर्ट और एक्चुअल एफोर्ट का। इट्स द रेशियो बिटवीन आइडियल एफोर्ट टू द एक्चुअल एफोर्ट। आइडियल एफोर्ट वो एफोर्ट जिसमें कि रिक्वायर्ड टू मूव द लोड नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शन, जिसमें कोई फ्रिक्शन नहीं हो, वो एफोर्ट जो कि लोड को मूव करे ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर लेकर आए बिना फ्रिक्शन के, तो वो तो है आइडियल एफोर्ट। और एक्चुअल एफोर्ट क्या है कि जिसमें फ्रिक्शन भी इन्वॉल्व है। द एफोर्ट रिक्वायर्ड टू मूव द लोड टेकिंग फ्रिक्शन इनटू अकाउंट, जिसमें कि फ्रिक्शन भी लग रहा है, कॉलर्स के बीच में फ्रिक्शन है, थ्रेड्स के बीच में जो फ्रिक्शन है, तो वो उस फ्रिक्शन के कारण जो लोड लगेगा वो नेचुरली ज़्यादा लोड होगा, तो वो एक्चुअल एफोर्ट है। नाउ द एफोर्ट अप्लाइड एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द स्क्रू टू लिफ्ट द लोड। अब कितना एफोर्ट लगाना पड़ता है? अप्लाइड एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द स्क्रू टू लिफ्ट द लोड। ये जो स्क्रू का जो सर्कमफ्रेंस है उस पर, जैसे ये स्क्रू है, इस स्क्रू के यहाँ इस सर्कमफ्रेंस पे यहाँ पर कितना एफोर्ट लगाना पड़ रहा है, तो दिस इज P, द एफोर्ट अप्लाइड एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द स्क्रू टू लिफ्ट द लोड इज P। ये P लोड है, दैट इज इक्वल टू W10 अल्फा प्लस फाई। यानी कि P जो लोड लगेगा उसकी वैल्यू हमने पहले ही ज्ञात की हुई है कि दिस इज इक्वल टू लोड इंटू 10 अल्फा प्लस फाई। यहाँ W तो लोड है टू बी लिफ्टेड, अल्फा इज द हेलिक्स एंगल, जिस एंगल पर वो थ्रेड्स चल रहे हैं, और फाई इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंड म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्क्रू एंड नट। म्यू क्या है? दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन स्क्रू एंड नट। स्क्रू और नट के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है दैट इज म्यू, और इसकी वैल्यू होती है 10 फाई। ठीक है। इफ देयर वुड बी नो फ्रिक्शन बिटवीन द स्क्रू एंड द नट, यदि नट, हम ये माने कि नट और स्क्रू दोनों के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, तो उस केस में क्या होगा कि ये जो फाई है ये जीरो हो जाएगा, देन फाई विल बी जीरो इक्वल टू जीरो। तो ये जो फाई की वैल्यू जब जीरो हो जाएगी, केवल हेलिक्स एंगल है, तो फाई की वैल्यू जीरो होने पर क्या होता है कि ये हो जाएगा W10 अल्फा। फाई की वैल्यू यदि जीरो हो जाती है तो देन द वैल्यू ऑफ एफोर्ट P0 necessary to raise the load will then be given by the equation। तब यहाँ पर एफोर्ट क्या हो जाएगा? P0 will be equal to W10 अल्फा, क्योंकि फाई जीरो है, तो सब जब फाई की वैल्यू जीरो रखेंगे तो वहाँ पर 10 अल्फा ही बचेगा केवल, तो W10 अल्फा हो जाएगा एफोर्ट P0, यदि वहाँ पर किसी तरह का कोई फ्रिक्शन नहीं है तो। नाउ एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एफिशिएंसी को जैसे हमने पहले बताया, दिस इज द रेशियो ऑफ आइडियल एफोर्ट टू एक्चुअल एफोर्ट। आइडियल एफोर्ट और एक्चुअल एफोर्ट का जो रेशियो है, दिस इज द एफिशिएंसी या दक्षता स्क्रू जैक की, या स्क्रू की जो स्क्रू जैक काम कर रहा है उसकी जो दक्षता है वो है आइडियल एफोर्ट अपॉन एक्चुअल एफोर्ट। अब आइडियल एफोर्ट, ये हमने आइडियल एफोर्ट निकाला P0 10 अल्फा, और एक्चुअल एफोर्ट क्या था? एक्चुअल एफोर्ट है W10 अल्फा प्लस फाई, ये हमारा एक्चुअल एफोर्ट है। तो यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, P0 इक्वल टू W10 अल्फा, और P जो सर्कमफ्रेंस पे स्क्रू, जो स्क्वायर थ्रेडेड स्क्रू है उसकी सर्कमफ्रेंस पे जो एक्चुअल एफोर्ट लग रहा है वो P है, तो वो उसकी वैल्यू है W10 अल्फा प्लस फाई। इन दोनों को जब आपने रखा तो यहाँ पर W से W कैंसिल हो जाएगा, तो W से W कैंसिल हो जाएगा तो ये बच जाएगा वापस 10 अल्फा अपॉन 10 अल्फा प्लस फाई। तो इससे क्या शो होता है? इससे ये शो होता है, दिस शोज दैट द एफिशिएंसी ऑफ ए स्क्रू जैक, कि ये जो स्क्रू जैक की एफिशिएंसी है, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लोड लिफ्टेड, ये लोड पर डिपेंड नहीं करती।
क्यों डिपेंड नहीं करती? क्योंकि कितना भी यदि लोड ले लें लेकिन उसका जो रेशियो है वो ये रहता है। तो यहाँ पर कोई भी लोड इन्वॉल्व नहीं हो रहा है इसमें एफिशिएंसी में। इसलिए इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जब हम किसी वेट को उठाते हैं इफोर्ट लगा करके, जैक के द्वारा उठाया जाता है, तो उसकी दक्षता पर लोड का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लोड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में कि व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ स्क्रू जैक, शो दैट द एफिशिएंसी ऑफ द स्क्रू जैक इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लोड लिफ्टेड या लोड रेज्ड। नाउ if the screw friction and collar friction is taken into account, if the screw friction and collar friction is taken into account, स्क्रू में जो फ्रिक्शन हो रहा है और कॉलर में जो फ्रिक्शन हो रहा है, इसको यदि हम लेते हैं तब क्या होता है? तो एफिशिएंसी लीटा विल बी इक्वल टू टॉर्क रिक्वायर्ड टू मूव द लोड, टॉर्क रिक्वायर्ड टू मूव द लोड नेग्लेक्टिंग द फ्रिक्शन। तो उसमें टॉर्क कितना लगा लोड को मूव कराने के लिए, जबकि हमने उसमें फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर दिया, अपॉन टॉर्क रिक्वायर्ड टू मूव द लोड इंक्लूडिंग स्क्रू एंड कॉलर फ्रिक्शन। अब टॉर्क कितना लग रहा है टू मूव लोड इंक्लूडिंग स्क्रू एंड कॉलर फ्रिक्शन, स्क्रू और कॉलर फ्रिक्शन में फ्रिक्शन है। देन दिस इज द नीटा इज इक्वल टू T0 अपॉन T। अब T0 की वैल्यू क्या है? T0 इज इक्वल टू P0 इफोर्ट विदाउट फ्रिक्शन, P0 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस D/2। मतलब जो स्पिंडल है या जो स्क्रू है, स्क्रू का रेडियस दैट इज D/2। और ये T है, इसमें क्या है? टॉर्क में इनिशियल टेंशन, इनिशियल टॉर्क T1 दैट इज P इंटू D/2। फिर इसके बाद में जो दूसरा टॉर्क आता है वो μ1 WR। μn इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और W इज द लोड और R जो है दैट इज द मीन रेडियस ऑफ द कॉलर, उसकी वैल्यू होती है R1 प्लस R2 अपॉन 2। तो दिस इज द मीन रेडियस ऑफ द कॉलर। नाउ द एफिशिएंसी may also be defined as the ratio of the mechanical advantage to the velocity ratio। अब ऐसे एफिशिएंसी को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि दिस इज द रेशियो ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज टू द वेलोसिटी रेशियो। एफिशिएंसी इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज टू द वेलोसिटी रेशियो, इसको ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज क्या है? मैकेनिकल एडवांटेज इज द लोड अपॉन इफोर्ट अप्लाइड, कि कितने लोड को हम कितना इफोर्ट लगा रहे हैं कि ये लोड उड़ जाए। तो दिस इज द मैकेनिकल एडवांटेज, कि कितने लोड W लोड को हम उठा रहे हैं और इफोर्ट अप्लाइड, ये इफोर्ट हमने सपोज P1 अप्लाई कर रहे हैं या हैंडल पर हम इफोर्ट P1 लगा रहे हैं, ठीक है, और ये लोड जो W है इसको उठाया जा रहा है, ऊपर हम उठा रहे हैं या नीचे लेकर आ रहे हैं। तो ये जो लोड को लिफ्ट कर रहे हैं ये लोड है W और इफोर्ट लग रहा है P1। तो यह मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो गया? W अपॉन P1 इज द W अपॉन P1। अब P1 की वैल्यू क्या है? P1 की वैल्यू निकालें तो P1 की वैल्यू हम ये जानते हैं कि P इंटू D/2। यहाँ जो सर्कम्फ्रेंस पे जो इफोर्ट लग रहा है वो है P, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है D/2 है, यहाँ से सेंटर से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस, दिस इज D/2। D इज द नॉमिनल आया, और ये जो D/2 है, इस D/2 को मल्टीप्लाई करें P से, दिस विल बी इक्वल टू P1 इंटू L। ये P1 और ये L, हैंडल की जो लेंथ है ये है L, तो ये P1 इंटू L विल बी इक्वल टू, यहाँ पर जो P फोर्स लग रहा है वो इंटू ये जो स्क्वायर स्पिंडल है उसका रेडियस D/2। तो यहाँ से P1 आया हमारे पास P इंटू D अपॉन ट्वाइस ऑफ L। ये P1 की वैल्यू
P इंटू डी अपन ट्वाइस ऑफ L, ये हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें करता है 2L W अपॉन पी डी। अब मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 2L W अपॉन पी डी जो है उसमें P की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो P की वैल्यू है हमारे पास W10 अल्फा प्लस 5। तो यहाँ पर ये हो गया D इंटू W10 अल्फा प्लस 5। तो इस तरह से मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा, अब इसमें देखिए कि यहाँ पर W से W कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आया 2L अपॉन D10 अल्फा प्लस 5। दिस इज द मैकेनिकल एडवांटेज, 2L अपॉन D इंटू 10 अल्फा प्लस 5। अब हम वेलोसिटी रेशियो निकालते हैं। तो वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल क्या है, वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू डिस्टेंस मूव्ड बाय द इफोर्ट P1 इन 1 रिवोल्यूशन। ये जो हैंडल है, इस हैंडल को हम P1 इफोर्ट लगा करके इसे रोटेट करा रहे हैं। तो जब इसको रोटेशन दे रहे हैं तो एक रोटेशन जो ये करेगा तो वो हो गया हमारा कितना हो गया, पाई L, तो सर्कमफ्रेंस पाई L इंटू 2, तो वो 2 पाई L हो गया एक रोटेशन। नाउ डिस्टेंस मूव बाय द इफोर्ट P1 इन 1 रिवोल्यूशन, ये तो इसकी डिस्टेंस हो गई, डिस्टेंस मूव बाय द इफोर्ट P1 इन 1 रिवोल्यूशन। ये जो P1 है ये एक रिवोल्यूशन यदि करता है तो वो कितनी डिस्टेंस हुई, वो हुई 2 पाई इंटू L, L इज द हैंडल लेंथ, अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड इन 1 रिवोल्यूशन। अब ये जो एक रिवोल्यूशन हुआ इसमें लोड कितना ट्रेवल करता है, रोल का कितना, ये जो लोड है वो कितना मूव करता है। तो ये जो मूव करेगा इसके एक रोटेशन में ये एक पिच के बराबर चलेगा। इसका जो एक पिच है स्क्वायर थ्रेडेड स्पिंडल का, तो वो उसका पिच है P, तो वो P पिच से नीचे मूव करेगा या ऊपर जाएगा। तो डिस्टेंस मूव बाय द लोड इन 1 रिवोल्यूशन, तो वो है पिच के बराबर। तो यहाँ पर हमने ये वैल्यू रख दी, डिस्टेंस मूव बाय द इफोर्ट P1 इन 1 रिवोल्यूशन इज 2 पाई L और डिस्टेंस मूव बाय द लोड इन 1 रिवोल्यूशन इज P। तो दिस इज द वेलोसिटी रेशियो 2 पाई L अपॉन P। नाउ चूंकि 10 अल्फा इक्वल टू पिच अपॉन पाई डी, जैसे हम एक ट्रायंगल डायग्राम ड्रॉ करें और इस ट्रायंगल डायग्राम में सपोज ये एक ट्रायंगल डायग्राम है, इस ट्रायंगल डायग्राम में ये अल्फा एंगल है, तो ये 10 अल्फा और ये पिच है ना, और ये डिस्टेंस ट्रेवल होती है पाई डी। तो यहाँ पर 10 अल्फा क्या होगा, P अपॉन पाई डी। तो यहाँ 10 अल्फा इक्वल टू P अपॉन पाई डी हो गया। तो ये पिच हो गया पाई डी को हम यहाँ लेंगे 10 अल्फा के पास में, तो पिच बराबर पाई डी 10 अल्फा। तो इस तरह से पिच की वैल्यू हम ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो पिच की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करी तो पिच इज इक्वल टू पाई डी 10 अल्फा। तो अब यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचा हमारे पास 2L अपॉन डी 10 अल्फा। दिस इज द वेलोसिटी रेशियो। ये वेलोसिटी रेशियो आ गया हमारे पास 2L अपॉन डी 10 अल्फा। अब एफिशिएंसी निकालनी है, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला है हमारे पास, इट इज द रेशियो ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज टू द वेलोसिटी रेशियो। यह मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो का एक रेशियो है। एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज टू वेलोसिटी रेशियो। अब मैकेनिकल एडवांटेज हमने निकाला था, यहाँ पर था 2L अपॉन डी 10 अल्फा प्लस 5। तो ये वैल्यू रख दी हमने मैकेनिकल एडवांटेज की 2L अपॉन डी 10 अल्फा प्लस 5। और वेलोसिटी रेशियो कितना है, वेलोसिटी रेशियो है हमारे पास 2L अपॉन डी 10 अल्फा। तो ये 2L अपॉन डी 10 अल्फा दोनों की वैल्यू रख दी। और हमने ये देखा कि 2L अपॉन डी दोनों में कॉमन है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे 2L अपॉन डी और 2L अपॉन डी। तो अब हमारे पास क्या बचता है, ये 10 अल्फा ऊपर चला जाएगा। तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू 10 अल्फा अपॉन 10 अल्फा प्लस 5। तो ये एफिशिएंसी हुई। हम इसको एफिशिएंसी को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं।
नाउ इसमें रेफरेंसेज हैं, एक टेक्स्ट बुक ऑफ मशीन डिज़ाइन बाय आर एस कुर्मी एंड जे के गुप्ता। थैंक्स।